इलेक्ट्रीशियन के सभी स्टूडेंट का ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। पीके सर, हम आपको आज बताएंगे चौथा लेसन के बारे में, विद्युत तार एवं केबल्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड केबल्स। पहला प्रश्न, विद्युत आपूर्ति के संयोजन हेतु किनकी आवश्यकता होती है? वैद्युतिक चालकों की। विद्युत आपूर्ति के संयोजन हेतु किनकी आवश्यकता होती है? वैद्युतिक चालकों की, विद्युत कंडक्टर की। अगला प्रश्न, चालक किन रूपों में होते हैं? कंडक्टर किन रूपों में होते हैं? चालक तार, केबिल अथवा आयताकार परिच्छेद वाली पट्टियों के रूप में। अगला प्रश्न, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS ने किसके अंतर्गत विद्युत वायरिंग की स्थापना के संबंध में नियम बनाए हैं? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इसका फुल नाम है, उसको शॉर्ट में हम BIS कहते हैं। इसके अंतर्गत जो है हम जिस विद्युत वायरिंग की स्थापना किए हैं वो कौन कौन सी हैं? जैसे IS 732 1963 में, IS 4648 एवं नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड NE कोड का मतलब है नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड के अंतर्गत आते हैं। वैद्युत वायरिंग में प्रयुक्त सहायक सामग्री कैसी होनी चाहिए? ISI चिन्ह। विद्युत में वायरिंग करते समय जो हम सामग्री प्रयोग करते हैं वो ISI चिन्ह युक्त होना चाहिए। अगला प्रश्न, लाइट एंड फैन एवं पावर उप परिपथ का कुल लोड कितना होना चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट एंड फैन एवं पावर उप परिपथ का कुल लोड कितना होना चाहिए? लाइट एंड फैन उप परिपथ का कुल लोड 800 वाट तथा पावर उप परिपथ का कुल लोड 3000 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। ये आप ध्यान रखिएगा। लाइट एंड फैन का कुल लोड 800 वाट है और पावर का 3000 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न, 1200 mm फ्लोरेसेंट ट्यूब एवं छत के पंखे का लोड कितना होना चाहिए? 1200 mm मतलब लंबाई उसकी, जो फ्लोरेसेंट ट्यूब एवं छत के पंखे का लोड कितना होना चाहिए? ट्यूब है अगर 1200 mm लंबी है तो 40 वाट और छत का पंखा है तो 60 वाट। ये याद करने का, ये बताया गया एक नियम, एक रूल है कि 1200 mm का अगर फ्लोरेसेंट ट्यूब है तो 40 वाट की होनी चाहिए और अगर छत का पंखा है तो 60 वाट का। नियंत्रक स्विच बोर्ड की फर्श से ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? जो हम बोर्ड घर में लगवाते हैं अपने दरवाजे के पास, वो फर्श से 1.3 मीटर या 1.5 मीटर 1.5 मीटर होना चाहिए या 1.5 मीटर। अगर ऑप्शन में 1.5 मीटर आएगा 1.5 मीटर मारना है, अगर 1.3 आना है तो 1.3 मानना है। फर्श से जो हम बोर्ड लगवाते हैं घर में उसकी ऊंचाई जो है फर्श से 1.3 मीटर या 1.5 मीटर। ये विद्युत तार एवं केबल्स के बारे में हम आपको बता रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है और सभी मानक के रूप में बताया गया है कि घर में वायरिंग करते समय किस किस मानक पर क्या क्या लगना चाहिए। अगला प्रश्न, घर के बाहर स्थापित सभी लाइट पॉइंट कैसे होने चाहिए? जलरोधी। घर के बाहर जो लगता है जलरोधी मतलब वाटरप्रूफ। वायरिंग में प्रयुक्त सभी धात्विक आवरणों का क्या करना चाहिए? उनको आवश्यक रूप से भू से संयोजित करना चाहिए। वायरिंग के प्रयुक्त सभी धात्विक आवरण को क्या करना चाहिए? अर्थिंग करना चाहिए या भू से संयोजित करना चाहिए। अगला प्रश्न, माध्यम एवं उच्च वोल्टेज
मतलब बीच का, मध्यम एवं उच्च वोल्टेज क्रमशः 650 वोल्ट, 11,000 वोल्ट पर कार्य करने वाली मशीनों, ट्रांसफार्मरों आदि की अर्थिंग कैसी होनी चाहिए? दोहरा भू संयोजन होना चाहिए। दोहरा भू संयोजन मतलब 2 अर्थिंग करना चाहिए उनका। अगला प्रश्न, किसी भी प्रकार की नई स्थापित वैद्युतिक वायरिंग में सप्लाई चालू करने से पूर्व इंसुलेशन प्रतिरोधक किस यंत्र के द्वारा चेक करना चाहिए? मैगर के द्वारा। किसके द्वारा चेक करना चाहिए? मैगर के द्वारा। इंसुलेशन चेक करने के लिए अगर कोई भी ऑप्शन आता है उसमें पूछता है इंसुलेशन चेक करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो मैगर का। ये आप ध्यान रखिए, जो हाथ से घुमाया जाता है। अगला प्रश्न, वायरिंग करने से पूर्व क्या तैयार किया जाना चाहिए? वायरिंग का अभियांश, लेआउट एवं परिपथ। मतलब वायरिंग करने से पहले किसी रूम का उसका डायग्राम आप बनाइए, कहाँ अच्छा पंखा लगेगा, कहाँ ट्यूबलाइट लगेगी, तब जाके आप वायरिंग करिए। चालक को तन्य क्यों होना चाहिए? कंडक्टर को तन्य क्यों होना चाहिए? क्योंकि तन्य होने पर चालक से महीन तार खींचे जा सकते हैं, जिनका प्रयोग चोक एवं आर्मेचर आदि बाइंडिंग कार्यों में किया जाता है। अगर कंडक्टर तन्य होगा तो वो जो एकदम महीन तार होता है, जिनका प्रयोग चोक एवं आर्मेचर आदि बाइंडिंग में किया जाता है। चांदी की विशेषता एवं चालक के रूप में इसके उपयोग बताइए। यह सफ़ेद तन्य, आघातवर्ध एवं कम विशिष्ट प्रतिरोध वाली धातु है। इसका उपयोग रिले, कंडक्टर्स, स्टार्टर्स आदि में संयोजक बिंदु मतलब कांटेक्ट पॉइंट बनाने के लिए किया जाता है। कांटेक्ट पॉइंट बनाने के लिए क्या किया जाता है? चांदी का प्रयोग किया जाता है। और रिले में भी चांदी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, तांबे का चालक के रूप में किन कार्यों में प्रयोग करते हैं? इसका उपयोग वैद्युतिक तार, केबिल, अर्थिंग, इलेक्ट्रोड, बस बार के निर्माण एवं वैद्युतिक सहायक सामग्रियों को बनाने में भी किया जाता है। तांबे का चालक मतलब तांबे का कंडक्टर। एल्युमिनियम की विशेषता बताइए। इसका भी वही काम है, यह भी सफ़ेद तन्य, आघातवर्ध है, हल्की होती है, जंगरोधी एवं कम विशिष्ट प्रतिरोध वाली धातु है, परंतु यह तांबे जितनी सुदृढ़ नहीं है। मतलब तांबा जितना शुद्ध है, अब से चांदी तांबे से ज़्यादा शुद्ध है, उतना ये शुद्ध नहीं है। टंगस्टन की विशेषता उपयोग क्या है? टंगस्टन गहरे स्लेटी रंग वाली उच्च गलनांक तथा एवं कठोर धातु है। इसका उपयोग विद्युत बल्ब में फ्लोरोसेंट ट्यूब के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। आप बल्ब देखते हैं, उसके अंदर जो पतला पतला स्प्रिंगदार तार ऐठा रहता है, जो हीट होता है, गर्म होता है, हमको प्रकाश प्रदान करता है, वही टंगस्टन का बना होता है। विद्युत क्षेत्र में जस्ते का उपयोग कौन कौन सी वस्तुओं में किया जाता है? इसका उपयोग लोहे के तारों, चादरों, पाइपों पर जंगरोधी परत चढ़ाने अर्थात उन्हें गैल्वेनाइज करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग शुष्क सेलों के खोल बनाने के लिए भी किया जाता है। विद्युत क्षेत्र में आप जान के जस्ते का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? जंगरोधी बनाने के लिए, मतलब किसी भी चीज़ पे परत चढ़ाने के लिए, गैल्वेनाइज्ड करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग शुष्क सेल के खोल बनाने में भी किया जाता है। अगला प्रश्न, लोहा धातु की विशेषता एवं उपयोग बताइए। यह सुदृढ़, सस्ती, सुलभ, तन्य एवं आघातवर्ध धातु है। इसका उपयोग टेलीफोन तारों अर्थात तारों एवं वैद्युतिक उपकरणों की बॉडी, लेमिनेशन आदि बनाने में किया जाता है। लोहा धातु का उपयोग कहाँ किया जाता है? वायर कम बनते हैं, लेकिन टेलीफोन का तार एवं उपकरणों की बॉडी, लेमिनेशन आदि बनाने में किया जाता है। जर्मन सिल्वर मिश्र धातु का निर्माण करने के लिए प्रयुक्त धातु एवं उनकी प्रतिशतता कितनी होती है? जर्मन सिल्वर 60% तांबा, 15% निकिल एवं
25% जस्ते भी से बनी मिश्र धातु है। जो जर्मन सिल्वर है 60% तांबा, 15% निकिल, 25% जस्ता मिला के जर्मन सिल्वर मिश्रित धातु बनाई जाती है। ये अब बहुत आसान है, अब जानिए तांबा ज़्यादा लगेगा 60%, निकिल 15% है और जस्ता 25%। अगला प्रश्न, टीन एवं सीसा धातु के निर्मित मिश्र धातु का प्रयोग किन किन कार्यों के लिए किया जाता है? जो टीन एवं सीसा मिला के बनाया जाता है, फ्यूज तार एवं सोल्डर के लिए, फ्यूज तार एवं सोल्डर के लिए, ताकि फ्यूज जल्दी से जल्दी अगर लाइट कहीं शॉर्ट करती है तो गल जाए, हमारी पूरे मशीन और लाइट को बचाए। अगला प्रश्न है, मैग्नीज मिश्र धातु बनाने में प्रयुक्त धातु की प्रतिशतता एवं उसकी मुख्य उपयोग क्या है? इसमें 84% तांबा, 12% मैग्नीज, 4% निकिल। ये आप ध्यान दीजिए, इसको आप ध्यान दीजिए। मैग्नीज जो मिश्र धातु है उसको बनाने में 84% तांबा होना चाहिए, 12% मैग्नीज, 4% निकिल। बस वो जो है इसका मुख्य उपयोग प्रतिरोधक रजिस्टर बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग रजिस्टर बनाने में किया जाता है। यूरेका के उपयोग कौन से हैं? इसका उपयोग अधिक ऊष्मा न पैदा करने वाले प्रतिरोधक रेगुलेटर आदि बनाने में किया जाता है। यूरेका जो है इसका उपयोग अधिक ऊष्मा न पैदा करने वाले प्रतिरोधक रेगुलेटर आदि बनाने में किया जाता है। ये आप ध्यान रखिए, यूरेका अधिक ऊष्मा मतलब ज़्यादा ऊष्मा या गर्मी पैदा न करने वाले प्रतिरोधक हैं, रेगुलेटर बनाने में किया जाता है। मैग्नीज मिश्र का क्या है? 84% तांबा, 12% मैग्नीज, 4% निकिल होता है। और जर्मन सिल्वर में 60% तांबा है, 15% निकिल है और 25% जस्ता है। अगला प्रश्न, सामान्य तापक्रम पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है जिसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है? ये आप ध्यान दीजिएगा। तापक्रम पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है जिसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है? यह पारा है, मर्क्यूरी, जिसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। नाइक्रोम मिश्र धातु बनाने में प्रयुक्त धातु की प्रतिशतता एवं उपयोग क्या है? 80% निकिल, 20% क्रोमियम। 80% निकिल, 20% क्रोमियम उच्च विशिष्ट प्रतिरोध वाली मिश्र धातु है। इसका उपयोग विद्युत प्रेस, केतली, टोस्टर आदि की हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए किया जाता है। हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए नाइक्रोम का वायर प्रयोग किया जाता है, ये आप जानते ही हैं। लेकिन 80% निकिल और 20% क्रोमियम रहता है, तब वो नाइक्रोम बनता है। विद्युत प्रेस में जो लगता है एलिमेंट, केतली में लगने वाला एलिमेंट, टेस्टर में आदि हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए किया जाता है। कार्बन की विशेषता उपयोग बताइए। कार्बन एक अधात्विक पदार्थ है तथा इसका विशिष्ट प्रतिरोध मान बहुत अधिक होता है। इसका उपयोग प्रतिरोध तथा डीसी मशीन के बुश बनाने के लिए किया जाता है। कार्बन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? प्रतिरोध तथा डीसी मशीन के बुश बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, जिन पदार्थों के मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या नगण्य अथवा नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं? इसका कोई 2 उदाहरण बताइए। अचालक पदार्थ, उदाहरण अभ्रक एवं पीवीसी। जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या नहीं होती है उसमें अचालक पदार्थ मतलब जिसमें विद्युत प्रवाहित न किया जा सके, अभ्रक एवं पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी का। अच्छे चालक में कौन से गुण होने चाहिए? यह उच्च डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, उच्च प्रतिरोध, सस्ता, सरलता से उपलब्ध, सुदृढ़ एवं नमी व जल से अप्रभावित होना चाहिए। अच्छे चालक के ये गुण हैं। इस वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करिएगा। हम आपको बता दिए हैं कि हीटिंग एलिमेंट में नाइक्रोम और विद्युत बल्ब में टंगस्टन और मैग्नीज जो मिश्र धातु है वो प्रतिरोधक के लिए प्रयोग किया जाता है।
लेकिन 84% तांबा 12% मैग्नीज प्रयोग किया जाता है।